मरूफ कॉलमिस्ट और सीनियर एनालिस्ट काशिफ मिर्जा अपने तहरीर करदा कॉलम बरतानिया और ईस्ट इंडिया कंपनी की मुगल हिंदुस्तान में लूटमार में होशरुबा इंकशाफात करते हुए लिखा है कि कैसे बरतानिया ने मुगल इंडिया से 45 ट्रिलियन डॉलर कैसे लूटे। 17वीं सदी के आखिर तक मुगलिया सल्तनत हिंद को सोना की चिड़िया कहा जाता था और सनती मरकज और दुनिया की GDP का 25% मसनूआत तैयार करने की वजह से अमीर तरीन सल्तनत थी। इमारतें, सड़कें, सराय, फिर नहरें जदीद अंजरन का शाहकार थी। दिल्ली और लाहौर दो मजबूत तहजीबी मराकज थे जिसने ऐसे हिंदुस्तान को जन्म दिया जिसकी 99% आबादी पढ़ी लिखी थी। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का मुल्क भर जाल बिछा हुआ था। 1798 तक हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम दुनिया का सबसे बेहतरीन और आला पाए का तालीमी निज़ाम माना जाता था। इसमें तमाम फिक्री, मावद तबियाती और साइंसी उलूम पढ़ाए जाते थे जिनका तसव्वुर भी यूरोप में नहीं होता था। ज़मीन ज़रख़ेज़, वसाइल से मालामाल और लोग मेहनती व हुनरमंद थे। यहाँ पैदा होने वाले सूती कपड़े और मलमल की मांग दुनिया भर में थी। जहाज रानी और स्टील की सनत में भी हिंदुस्तान का कोई सानी नहीं था। जबकि बरतानिया खाना जंगी से संभलते हुए एक ज़री मुल्क था और जहाँ दुनिया की सिर्फ 2% मसनूआत तैयार हो रही थी। यूरोप की बड़ी ताकतें पुर्तगाल और स्पेन तिजारत में बरतानिया को पीछे छोड़ चुकी थी, जबकि बरतानवी कज़ाक ताजिरों के रूप में इनके तिजारती जहाज़ों को लौटने पर इत्तेफाक करते थे। मरूफ कॉलमिस्ट काशिफ मिर्जा ने तारीखी हवाला देते हुए लिखा कि इंग्लैंड ने दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करके उसे एशियाई ममालिक के साथ बिला शक्ल गैर तिजारत का इजाजत नामा जारी किया। बरतानिया को एन दोस्त के लिए इदराक हो गया कि मुगलों की 40 लाख फौज के होते हुए जंग और जदल की गुंजाइश नहीं, लिहाजा अंग्रेजों ने मुगल सल्तनत से सिफारतकारी पर तवज्जो दी और तामसरू जैसे सिफारतकार को हिंदुस्तान भेजा ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंद दरवाजे खोल दे। लेकिन शहंशाह जहांगीर के लिए बरतानिया के साथ ताल्लुकात तरजीह नहीं थे। मुगल शहंशाह पूरी दुनिया में सिर्फ ईरान के सफवी बादशाह, तर्क उस्मानी खलीफा और चीन मिंग बादशाह को अपना मन मुकाबिल समझते थे। इस जमाने में सिर्फ चीन का मिंग खानदान ही सनती मरकज विस्मय में मुगल शहंशाह की बराबरी कर सकता था। यूं दुनिया की 75 सनती जरूरियात हिंदुस्तान और चीन पूरी करते थे। मुगल शहंशाह की नज़र में इंग्लिस्तान एक छोटा सा बेवकूफ़ जजीरा था, लिहाजा किसी मामूली बादशाह के साथ बराबरी की सतह पर मुआहदा करना मुगलों की शान के खिलाफ था। काशिफ मिर्जा ने मजीद लिखा कि तामसरू शहंशाह जहांगीर से तो नहीं, अलबत्ता वलीअहद शाहजहां से 1618 में एक मुआहदे पर दस्तखत करवाने में कामयाब हुआ जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारोबार करने की इजाज़त मिल गई। कंपनी मुगल हिंदुस्तान से सूत, नील, पोटाशियम नाइट्रेट और चाय खरीद कर बैरून ममालिक महंगे दामों फरोख्त करके खूब मुनाफा कमाते और अफ्रीकन गुलामों को दीगर जज़ायर, स्पेन और अमेरिका में बेच कर हासिल करदा चांदी मुआवजा से अदायगी करते थे। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ साहिली शहरों में तिजारती अड्डे कायम किए जिन्हें फैक्ट्रियाँ कहा जाता था, लेकिन जल्द ही मामला महज तिजारत से आगे बढ़ गया। कंपनी की दूसरे यूरोपीय मुल्कों से अक्सर जंगें चलती रहती थी और ये एक दूसरे का माल लौटने में कोई आर महसूस नहीं करते थे। इसलिए अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्रियों में बड़ी तादाद में मकामी सिपाही भर्ती करने शुरू कर दिए। 1670 में बरतानवी बादशाह चार्ल्स दुवम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बैरून मुल्क जंग करके 9 आबादियाँ कायम करने की इजाज़त दे दी। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा कि ये फैक्ट्रियाँ फैलकर कलों और छोनियों की शक्ल इख्तियार करने लगे और मकामी रियासतों के साथ जोड़ तोड़ के जरिए उन्होंने रफ्ता रफ्ता अपने पंजे साहिली इलाकों से दूर तक फैला दिए। ये सिलसिला 1621 था 1843 तक जारी रहा। फिर एक छोटी सी कंपनी इतनी ताकतवर हो गई कि हजारों मील दूर मुल्क में 40 करोड़ लोगों की जिंदगियों और मौत पर कादिर हो गई और बरतानिया अगले 300 बरस हिंदुस्तान से जो दौलत लूट कर ले गया इसका तखमीना 45 खरब डॉलर है। मुसलसल फैलाव के इस सफर में सबसे अहम मोड़ 1757 में लड़ी जाने वाली जिंग पॉलिसी है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराज अल-दौला की 75 रिजर्व फौज को शिकस्त दी और सदियों का जमा करदा खजाना समुद्री जहाजों में लाद कर नादिर शाह की लूटमार की तरह लंदन पहुंचा दिया गया। नौबत यहाँ तक पहुंची कि 1803 दिल्ली के तख्त पर बैठा मुगल शहंशाह शाह आलम ईस्ट इंडिया कंपनी का वजीफा खान बनकर रह गया। हैरत अंगेज कि ये काम बरतानवी हुकूमत ने नहीं बल्कि एक कंपनी ने किया। दुनिया की तारीख में कोई कंपनी ऐसी नहीं गुजरी जिसके पास इस कदर ताकत हो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यही काम चीन के साथ भी किया। 17वीं सदी के आखिर में कंपनी चीन से सिल्क और चीनी के बर्तन खरीदती और अदायगी चांदी की सूरत में करती थी, क्योंकि इनके पास कोई मसनूआत ऐसी नहीं थी जिनकी चीन को जरूरत हो। इसका यह हल निकाला गया कि बंगाल में पोस्त की काश्त की और सूबे बिहार में फैक्ट्रियाँ कायम करके अफीम तैयार करके चीन से मुद्दत करना शुरू किया। अफीम की तिजारत से कंपनी ने सनलुक और चीनी के बर्तन खरीदे और नफा भी कमाया। जब चीनी हुकूमत ने अफीम की इस तिजारत को रोकने की कोशिश की तो चीन और बरतानिया के दरमियान कई जंगें हुई जिनमें चीन को शिकस्त हुई और बरतानिया ने चीन के साथ हकायत शराइत पर कई मुआहदे किए। इसकी बंदरगाहों और खानकाम पर बरतानिया का कब्जा इसी सिलसिले की कड़ी थी जो 1997 में वापस चीन को मिला। सीनियर कालम निगार काशिफ मिर्जा मजीद कहते हैं कि बाला आखिर 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदुस्तान बरतानवी हुकूमत की अमलदारी में आ गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को आखिर 1 जून 1874 को तहलील कर दिया गया। लेकिन 1947 तक हिंदुस्तान पर जो भयानक जुल्म ढाए गए इनके गहरे असरात आज तक महसूस किए जा सकते हैं। 1857 की जंग आज़ादी में कंपनी ने हजारों अफराद को बाजारों में शिकोहे पर लटका कर कत्ल किया
जो बरतानवी नौआबादियाती तारीख का सबसे बड़ा कत्ल आम था। काशिफ मिर्जा मजीद लिखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के 120 साला दौर में 34 मरतबा कहत पड़ा, जिसमें 2 करोड़ 66 लाख हिंदुस्तानियों की जानें ज़ायद हुई। कहत की वजह अंग्रेज दौर में हुकूमती नाजायज़ पॉलिसियाँ, जालिमाना टैक्सेस और तिजारती इस्तेहसाल थी। इस तादाद में दूसरी जंग अजीम के दौरान बंगाल में आने वाले कर्ज से मजीद 50 लाख के करीब लोग मारे गए। कंपनी और बरतानिया की बराह रास्त हुकूमत के दौरान 3 करोड़ से ज़ायद हिंदुस्तानी कहत की 22 जान से हाथ धो गए। तारीखी हवाले देते हुए काशिफ मिर्जा मजीद लिखते हैं, ये दुरुस्त है कि कंपनी ने सड़कें बनाई, पुल बनाए, रेल चलाई, लेकिन असल मकसद काटने से अफ्यूम, शुक्र, मुसालहत और फौजी भर्ती के लिए अफराद और गुलामों की तरसील बंदरगाहों तक पहुँचाने और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देना था। औरंगज़ेब आलमगीर के दौर तक आलमी GDP का 25 हिस्सा पैदा करने वाला मुल्क हिंदुस्तान 1947 में जब अंग्रेज यहाँ से गए तो इसका आलमी GDP में हिस्सा सिर्फ 2% रह गया और बरतानिया का सबसे दरख्शां हीरा फिकस आमदनी के हिसाब से दुनिया का गरीब तरीन मुल्क बन गया था। 1857 में यही हिंदुस्तान था जो अंग्रेज को मिला तो वो 99% खानदा और पढ़ा लिखा था, मगर अंग्रेज ने जब 1947 में इसे छोड़ा तो यह 88% इनपढ़ और सिर्फ 12% खानदा और पढ़ा लिखा छोड़ कर रह गया। काशिफ मिर्जा इख्तितामी तज्ज़िया पर जोर देते हुए कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने 1757 ta 1947 200 साला इस्तिसाली दौर में हिंदुस्तान के 45 खरब डॉलर से ज़ायद असासों को लूटा और इंग्लैंड पहुँचाया। इसके मुकाबिल नादिर शाह को दिल्ली से सिर्फ 143 अरब डॉलर लौटने पर ही इत्तेफाक करना पड़ा था। आसान अल्फाज में 45 के अरब डॉलर्स का मतलब 45000 अरब डॉलर्स है, जिसके मुकाबिल पाकिस्तान की 75 साल आज़ादी में हमारा कल बैरूनी कर्जा 132 अरब डॉलर है। यूँ अंग्रेज सरकार ने हिंदुस्तान को एक सनती मुल्क से एक ज़री मुल्क बना दिया, खुद एक सनती मुल्क बन गया। दर हकीकत आज इंग्लैंड की तमाम तरक्की और खुशहाली के पीछे हिंदुस्तान और नौआबादियाती निज़ाम की सफाक लूट मार, मुनशियात और गुलामों की तिजारत शामिल है।